नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनाने वाले नए संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है? देखिए, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह तोप के गोले वाले संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिरडी, महाराष्ट्र। देश के रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए और सेना के लिए गोला बारूद की आपूर्ति को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने वाले एक अत्याधुनिक संयंत्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। यह संयंत्र भारत सरकार के मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है, जिससे भविष्य में स्वदेशी तोपखानों के लिए कच्चे माल और गोलों की कमी को दूर किया जा सकेगा। तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के शिरडी में। तो ये एक अत्याधुनिक संयंत्र रहेगा जिसमें तोप के गोले बनाने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये बनाया गया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी इसमें रहेगी। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पोखरण। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित सेना का मुख्य परीक्षण क्षेत्र है। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में सेना के लिए क्या है? परीक्षण क्षेत्र है। पोखरण भारत के ऐतिहासिक परमाणु परीक्षणों 1974 और 1998 का गवाह रहा है। हाल ही में यहाँ भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र और अग्निवर्षा जैसे बड़े युद्ध अभ्यासों को अंजाम दिया है। तो पोखरण के बारे में आप सभी जानते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया था 1974 में और 1998 में। और हाल ही में सेना ने कौन से अभ्यास किए? यहाँ पर ब्रह्मास्त्र और अग्निवर्षा जैसे बड़े युद्ध अभ्यासों को यहाँ पर किया गया है। अगला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? यह असम का सबसे बड़ा शहर है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुवाहाटी। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। हाल ही में गुवाहाटी में उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का भव्य उद्घाटन हुआ। इसके अलावा भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ भी इसी शहर में किया गया। तो गुवाहाटी के बारे में और क्या जानते हैं? तो जो गुवाहाटी है, उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का यहाँ पर उद्घाटन हुआ और पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा एआई संचालित बैंकिंग शाखा का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया गुवाहाटी में, असम में। ऑप्शन सी दिया गया है, नागपुर। यह महाराष्ट्र की उपराजधानी है और इसे देश के ऑरेंज सिटी, संतरा नगरी के रूप में जाना जाता है। नागपुर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश के केंद्र में स्थित है और यहाँ भारतीय वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड रख रखाव कमान का मुख्यालय भी स्थित है। तो नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी कहा जाता है। वैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उपराजधानी नागपुर को कहा जाता है। इसको ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है नागपुर को। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण के तहत किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी कामकाजों और आधिकारिक इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को अनिवार्य कर दिया है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। अब बताना हमें कौन सी राज्य सरकार है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाजों और आधिकारिक इस्तेमाल के लिए जो है सरकारी कामकाज के लिए मेनली इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहन यूज किए जाएंगे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक क्रांतिकारी नीति लागू की है, जिसके तहत अब सभी सरकारी विभागों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इस कड़े फैसले के साथ उड़ीसा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जो अपने प्रशासनिक बेड़े को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बना रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में चार्जिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी भारी निवेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, पहला राज्य बना है ओडिशा, जिसने अपने सरकारी कार्यालय और जो सरकारी यूज में जो इस्तेमाल होंगी इलेक्ट्रिक वाहन, उनको इलेक्ट्रिक कर दिया गया। जो भी वाहन यूज होंगे इलेक्ट्रिक ही यूज होंगे। बड़ा ही क्रांतिकारी नीति उन्होंने लागू की है। तो इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, यह कृषि और उद्योगों में तेजी से तकनीक अपनाने वाला राज्य है। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को सीधे गैस रिफिल की सुविधा देता है। तो हरियाणा में क्या हुआ है, हरियाणा के गुड़गांव में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए एक एटीएम लॉन्च किया गया है, जहां से उपभोक्ता क्या है अपनी गैस रिफिल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ऑप्शन बी राजस्थान, यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर काबिज है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य है एक तो राजस्थान, और एक रिपोर्ट आई है इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026। इसके अनुसार क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में राजस्थान क्या है, पूरे देश में पहले स्थान पर है। ऑप्शन डी दिल्ली, यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, जो प्रदूषण और शहरी प्रबंधन के लिए लगातार नई नीतियां लाती है। वरिष्ठ नागरिकों को एक ही जगह पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है, दिल्ली ने। क्या है ये, वरिष्ठ नागरिकों को एक ही जगह पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए, ये सीनियर सिटीजन के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में रंजीत कुमार दास को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? किसको? रंजीत कुमार दास को नए स्पीकर के रूप में फिर से चुना गया है। किस राज्य की विधानसभा के लिए? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी असम। रंजीत कुमार दास को एक बार फिर सर्वसम्मति से असम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले भी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। असम में अहोम राजवंश की टिलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संरक्षित किया गया है। असम सरकार हर साल 2 दिसंबर को असम दिवस के रूप में मनाती है, असम दिवस के रूप में मनाती है। तो रंजीत कुमार दास है फिर से विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और अहोम राजवंश की टिलेनुमा दफन प्रणाली असम में ये है, अहोम राजवंश की टिलेनुमा दफन प्रणाली, या इसको क्या बोलते हैं, चरायदेव मोईदाम, चरायदेव मोईदाम। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संरक्षित किया गया है। और असम हर साल 2 दिसंबर को असम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बिहार, यह पूर्वी राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक राज्य है। हाल ही में जारी स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता के मामले में बिहार को पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य घोषित किया गया है। तो स्वच्छता के मामले में ग्रामीण स्वच्छता के बिहार को पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न जोन का पहले नंबर पर नंबर 1 राज्य जो है घोषित किया गया ईस्टर्न जोन का। अगला ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी सिक्किम, यह पूर्वोत्तर का एक पहाड़ी राज्य है जो अपनी जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य यानी पेपरलेस जुडिशरी स्टेट घोषित किया है, जहां की अदालतें पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। तो सिक्किम के बारे में, यह अपनी पहले तो अपनी जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी राज्य ये हैं जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, सिक्किम जो है देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुआ है। पेपरलेस जुडिशरी स्टेट कौन सा बना है पहला? सिक्किम।
अदालतें पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, यहाँ पर डिजिटल काम वहां पर होगा। ऑप्शन डी दिया गया हरियाणा। उत्तर भारत का यह राज्य खेलों और कृषि क्षेत्र में देश का नेतृत्व करता है। हरियाणा सरकार ने केंद्र की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू की है। इसके अलावा हरियाणा ने 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब भी जीता है। तो हरियाणा में अभी क्या हुआ है, ये तो आप सभी जानते हैं, खेलों और कृषि के क्षेत्र में अग्रणी रहता है हरियाणा हमेशा। केंद्र सरकार की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू की है हरियाणा ने, और 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 है, उसका खिताब भी हरियाणा ने जीता है। प्रश्न नंबर 4, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर रेंज के किस क्षेत्र में एक नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो ऑयल इंडिया ने राजस्थान के जैसलमेर में किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई है, किसने की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कहां पर हुई है? ऑप्शन बी, दांडेवाला फील्ड। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के दांडेवाल फील्ड में गहरे कुओं की खुदाई के दौरान एक नए और समृद्ध प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसलमेर के लिए यह पट्टी पहले से ही गैस उत्पादन के लिए जानी जाती है, लेकिन दांडेवाल फील्ड में मिले इस नए ब्लॉक से घरेलू गैस उत्पादन में और बढ़ोतरी होगी। तो OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाल फील्ड में नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। कुओं की खुदाई के दौरान उनको एक बहुत ही समृद्ध प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भंडार की उन्हें एक खेप जो है वो वहां पर मिली है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, पोखरण फील्ड। यह जैसलमेर का ही एक प्रसिद्ध सैन्य क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से सेना की फायरिंग रेंज के रूप में आरक्षित है और परमाणु परीक्षणों की ऐतिहासिक भूमि है। यहां से गैस और तेल का व्यावसायिक दोहन नहीं होता है। तो ये क्या है, सैन्य क्षेत्र है। गैस तेल का यहाँ पर व्यावसायिक दोहन नहीं किया जाता क्योंकि यह सेना के अंडर आता है। परमाणु परीक्षण या जो भी सैन्य आपने देखा कि बड़े सैन्य अभ्यास करते हैं यहाँ पर, ये सेना के लिए है। पोखरण फील्ड ये भी जैसलमेर के अंदर आता है। ऑप्शन सी, भिवाड़ी फील्ड। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। भिवाड़ी मुख्य रूप से उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही में यहाँ राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। तो भिवाड़ी भी राजस्थान के अलवर जिले में बहुत बड़ा क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पर हाल ही में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी, बाड़मेर फील्ड। यह जैसलमेर का पड़ोसी जिला है जो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के उत्पादन के लिए देश में मशहूर है। बाड़मेर का मंगला और भाग्यम तेल कुआं भारत के कुल घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में एक बहुत बड़ा योगदान देता है और यहाँ एक बड़ी तेल रिफाइनरी भी स्थापित की जा रही है। बाड़मेर फील्ड यह भी कहाँ है, जैसलमेर का पड़ोसी जिला है, कच्चे तेल के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। और क्या है देखा हमने बाड़मेर के बारे में, मंगला और भाग्यम तेल कुआं। मंगला और भाग्यम तेल कुआं जो भारत के जो घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में है, बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, बहुत बड़ा योगदान देते हैं। एक तेल रिफाइनरी भी यहाँ पर स्थापित की जा रही है बाड़मेर में। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की पहली नक्सर वाटिका निम्नलिखित में से किस अभियान में विकसित की जा रही है? नक्सर वाटिका हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है, किस अभ्यारण्य में विकसित की जा रही है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के वन और प्राकृतिक विभाग ने प्राचीन खगोलीय पद्धतियों और औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली नक्सर वाटिका को सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर विकसित किया है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मुख्य रूप से सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है, जो हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों की सीमा पर फैला हुआ है। इस वाटिका में 27 नक्षत्रों से जुड़े पौधों को विशेष क्रम में रोपित किया गया है। तो पहली नक्षत्र वाटिका हरियाणा के किस अभ्यारण्य में बनाई जा रही है, विकसित की जा रही है?
तो ये सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य के अंदर विकसित की जा रही है। इस वाटिका में 27 नक्षत्रों से जुड़े पौधों को एक क्रम से रोपित किया जा रहा है। कहाँ पर है ये सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य? सोनसर जंगल भी इनको बोला जाता है। कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर यह फैला है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कालेसर नेशनल पार्क। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क साल के जंगलों और तेंदुए, जंगली सूअर जैसे जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बगल में ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान यह है। साल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुओं और जंगली सूअर के लिए ये प्रसिद्ध है और यमुना नदी भी यहीं से क्या हरियाणा में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यह गुरुग्राम जिले में स्थित भारत की एक प्रसिद्ध रामसर साइट है। यह नेशनल पार्क हर साल सर्दियों में साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। रामसर साइट का दर्जा भी इनको मिला है। आपने देखा था कि हरियाणा में 2 ऐसी साइट है जिनको रामसर का दर्जा मिला है। तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पर साइबेरिया और ठंडे देशों से प्रवासी पक्षी बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ऑप्शन डी नाहर वन्यजीव अभयारण्य। यह हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला एक छोटा आरक्षित वन क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से काले हिरणों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए राज्य स्तर पर जाना जाता है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिष्ठित एग्रीकल मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एग्रीकल मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने विश्व खाद्य सुरक्षा और भारत में कृषि सुधारों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च एग्रीकल मेडल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को ग्रहण करने के बाद इसे सीधे देश के अन्नदाताओं यानी भारत के किसानों को समर्पित कर दिया। रोम स्थित FAO द्वारा मेडल उन वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने भूख मिटाने और कृषि विकास में असाधारण काम किया है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? एग्रीकल मेडल। किनको दिया जाता है? जिन देश के नेताओं ने देश में भूख मिटाने और कृषि विकास में असाधारण काम किया हो। इसके अलावा और ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अमित शाह। ये भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। अमित शाह ने हाल ही में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा लिखित कानूनी और नीतिगत विषयों पर आधारित पुस्तक द बेंच, द वार एंड द बिजोर का विमोचन किया था। तो अमित शाह कौन है? कि गृह मंत्री है और सहकारिता मंत्री है। एक पुस्तक लिखी गई थी द बेंच, द वार एंड द बिजोर। किनके द्वारा? जो देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनके द्वारा लिखी गई थी द बेंच, द वार एंड द बिजोर। इसका विमोचन किन्होंने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन सी दिया गया है राजनाथ सिंह। ये भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के शिरडी में सेना के तोपखाने को मजबूत करने के लिए नए गोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन कर देश को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। एक क्वेश्चन हमने देखा था, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है शिरडी में गोला बारूद संयंत्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। ये भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मानवीय रिश्तों और सामाजिक ताने बाने पर आधारित अपनी नई पुस्तक अपनापन को लॉन्च करने की घोषणा की है।
तो शिवराज सिंह के बारे में आप जानते होंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार चुने गए हैं। अब ये क्या है, भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की है इनके द्वारा लिखी, जो कि मानवीय रिश्तों और सामाजिक ताने बाने पर आधारित है। क्या नाम है उस पुस्तक का? अपनापन। अपनापन पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा शांति अभियानों में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है शांति अभियानों में उत्कृष्ट सेवा के लिए, शांति अभियानों में कौन सा? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अभिलाषा बराक। भारतीय सेना की कैप्टन मेजर अभिलाषा बराक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। अभिलाषा बराक इससे पहले भारतीय सेना की एविएशन कोर में पहली महिला लड़ाकू बनकर इतिहास रच चुकी है। यह वैश्विक पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय द्वारा शांति मिशनों में तैनात महिला सैन्य अधिकारियों के अदम्य साहस और जेंडर एडवोकेसी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कुलजीत कौर मारहस। यह विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। जो कुलजीत कौर मारहास है, वे विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। कुलजीत कौर को हाल ही में दुनिया की प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी को फेलो के रूप में चुना गया है और वे यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कुलजीत कौर मारहास पहली भारतीय महिला बनी है कौन सी? दुनिया की जो प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी है उनकी फेलो के रूप में इनको चुना गया है। यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की पहली महिला है। ऑप्शन बी, सोमा मंडल। यह शिक्षा और कॉर्पोरेट लीडरशिप के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। सोमा मंडल को हाल ही में शिक्षकों के वैश्विक सम्मान कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सोमा मंडल कौन है? शिक्षा और कॉर्पोरेट लीडरशिप के मामले में क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, जो शिक्षकों के वैश्विक सम्मान कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 इसके तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब से इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी, सान्या स्क्वाड्रन लीडर है सान्या। यह भारतीय वायुसेना की एक विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर के रैंक की अधिकारी है। सान्या भारतीय वायुसेना के इतिहास में कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है। तो सान्या जो स्क्वाड्रन लीडर है भारतीय वायुसेना के इतिहास में कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली देश की पहली सैन्य अधिकारी महिला जो बनी है। प्रश्न नंबर 8, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित नई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी के लेखक कौन है? किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित नई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। भारत के सबसे चहेते अंग्रेजी लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई किताब ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी लिखी है, जिसमें उन्होंने पहाड़ों, प्रकृति और इंसानी जीवन के बीच पनपने वाली दोस्ती की अमर कहानियों को पिरोया है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रसिद्ध पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया है।
रस्किन बॉन्ड को उनकी सरल और मर्मस्पर्शी लेखन शैली के लिए जाना जाता है और उन्हें पद्मश्री तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। जो रस्किन बॉन्ड है उनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी एक किताब ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी लिखी है उन्होंने। एक इस पर आधारित है, पहाड़ों, प्रकृति और इंसानी जीवन के बीच पनपने वाली दोस्ती की अमर कहानियों पर आधारित ये है। इसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, आशुतोष अग्निहोत्री। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी और एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। इन्होंने हाल ही में भगवान राम के जीवन के आध्यात्मिक और प्रशासनिक पहलुओं पर आधारित पुस्तक सपर राम तपस्वी राजा लिखी है, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया था। तो आशुतोष अग्निहोत्री की बात करें तो ये IAS अधिकारी हैं और प्रसिद्ध हिंदी लेखक भी हैं। इन्होंने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? भगवान राम के जीवन के आध्यात्मिक और प्रशासनिक पहलुओं पर आधारित पुस्तक, क्या नाम है? सपर राम तपस्वी राजा। इनका विमोचन इन्होंने किया है। ऑप्शन सी, TM कृष्णा। ये भारत के मशहूर कर्नाटक संगीत गायक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। TM कृष्णा को उनके बेबाक विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने हाल ही में भारतीय समाज और संविधान के मूल विचारों को रेखांकित करने वाली पुस्तक बी द पीपल ऑफ इंडिया लिखी है। तो पुस्तक का नाम क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया किन्होंने लिखी है? TM कृष्णा ने। ये कौन है? मशहूर कर्नाटक संगीत गायक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है। ऑप्शन डी दिया गया है RK राघवन। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के पूर्व निदेशक और पूर्व राजनयिक है। RK राघवन ने अपने लंबे प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अनुभव को समेटते हुए ए रोड वेल ट्रेवल्ड शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। तो CBI के पूर्व निदेशक और पूर्व राजनयिक कौन है? RK राघवन। कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? ए रोड वेल ट्रेवल्ड, अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी है। किस पर आधारित है ये? अपने लंबे प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अनुभवों पर। प्रश्न नंबर 9, मीडिया और पब्लिशिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला AB क्रिएटिव अवार्ड 2026 के तहत किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किस क्षेत्र में? मीडिया और पब्लिशिंग के क्षेत्र में AB क्रिएटर अवार्ड 2026 दिया जाता है। इसके तहत किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैनिक जागरण। भारत के प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में से एक दैनिक जागरण को मीडिया जगत में उनके रचनात्मक विज्ञापनों, विश्वसनीय पत्रकारिता और उत्कृष्ट मुद्रण के लिए AB क्रिएटिव अवार्ड 2026 में पब्लिशर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। किसको? दैनिक जागरण को। यह पुस्तक विज्ञापन और मीडिया पब्लिशिंग के क्षेत्र में नवाचार करने वाले संस्थानों को दिया जाता है। दैनिक जागरण ने अपने विभिन्न सामाजिक अभियानों और पाठकों से जुड़ाव के कारण इस वर्ष का शीर्ष स्थान हासिल किया है। पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया है दैनिक जागरण को। ऑप्शन ए दिया गया है दैनिक भास्कर। यह देश का एक अन्य अग्रणी और विशाल पाठक वर्ग वाला हिंदी अखबार है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में अपनी आक्रामक खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी, अमर उजाला। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का यह एक प्रमुख हिंदी दैनिक पत्र है। अमर उजाला अपने स्थानीय संस्करणों और ग्रामीण पत्रकारिता के मजबूत नेटवर्क के कारण हिंदी बेल्ट में काफी लोकप्रिय है। ऑप्शन सी, नवभारत टाइम। यह टाइम्स ग्रुप BCCL का एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र है। यह मुख्य रूप से दिल्ली NCR और मुंबई जैसे महानगरों के शहरी पाठकों के बीच अपनी आधुनिक भाषा शैली और बिजनेस खबरों के लिए पढ़ा जाता है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के अपील पैनल ने हाल ही में किस भारतीय चक्का फेंक
यानी डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण 7 साल का कड़ा प्रतिबंध लगाया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA जो डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है किस पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 7 साल का प्रतिबंध लगाया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बनवीर। भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने प्रतिबंधित दवाओं के सेवन और डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय एथलीट बनवीर को दोषी पाया है, जिसके बाद नाडा की अपील पैनल ने उन पर 7 साल का लंबा प्रतिबंध बैन लगा दिया गया है। बनवीर भारत के एक उभरते हुए चक्का फेंक डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं। इस कड़े प्रतिबंध के बाद वे अगले 7 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। खेल में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नाडा इस तरह के कड़े कदम उठाती है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। वे भारत के सबसे सफल और ऐतिहासिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। नीरज चोपड़ा चक्का फेंक नहीं बल्कि भाला फेंक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जिन्हें ओलंपिक और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो नीरज चोपड़ा कहाँ से है? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी है। ऑप्शन सी, विकास गोडा। ये भारत के पूर्व महान और ओलंपियन एथलीट है। विकास गोडा भारत के इतिहास से बेहतरीन चक्का फेंक डिस्कस थ्रो खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और अब वे खेल से संन्यास ले चुके हैं। ऑप्शन डी, योगेश कथुनिया। ये भारत के एक बेहद प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीट हैं। योगेश कथुनिया पैरालंपिक खेलों की चक्का फेंक डिस्कस थ्रो F56 श्रेणी स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर आधारित क्वेश्चन। हमने एक एक ऑप्शन का विस्तृत विश्लेषण किया है ताकि और क्वेश्चन भी इसमें ना छूट पाए जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।